तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है, सो कैसे हो बच्चों आप सभी लोग। आई होप आप सभी की पढ़ाई एकदम बेस्ट चल रही होगी। सही है। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन से सर आगे पढ़ाने के लिए हम लोग को, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड को बायोलॉजी सेक्शन और केमिस्ट्री सेक्शन पढ़ाता हूं। सही है। तो जब आप फ्यूचर में 10th स्टैंडर्ड में आओगे, 11th स्टैंडर्ड में आओगे, 12th स्टैंडर्ड में आओगे, तो आप लोगों को मुझसे पढ़ने के लिए मिलेगा काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है। सो इसीलिए राहुल सर ने मुझे ये टास्क दिया है कि आप लोगों के साइंस सब्जेक्ट में जो बायो से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, यानी जो एनिमल से प्लांट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो मैं पढ़ाऊँ आप लोग को। सही है। तो बच्चों आज हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सही है। ऑर्गन नहीं, सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो बच्चों आज हम लोग समझेंगे सेल क्या होता है। वैसे तो आप सभी को पता होगा, मुझे पता है आप सभी लोग स्मार्ट हो। ठीक है। सो आपको पता होगा बच्चों सेल क्या होता है, पर एक सेल के अंदर कई सारे छोटे 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 ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा एक बॉडी है, ठीक है, हमारा एक पूरा एक बॉडी है, तो हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन होते हैं। सही है। जैसे मेरे बॉडी के अंदर नोज एक ऑर्गन है, आईज एक ऑर्गन है, माउथ एक ऑर्गन है, मेरा हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है। इसी तरीके से सेल्स के अंदर भी छोटे 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 फंक्शनल यूनिट होते हैं जो आपस में अपना अपना काम करते रहते हैं और उन्हें हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। सही है। तो उनकी भी बात करेंगे, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली होते हैं। आज के इस लेक्चर में इन चीजों की शुरुआत करने वाले हैं। सही है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है। सो आ जाओ बातें करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों सेल की, तो सेल आपको पता होगा, आपने 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में सेल के बारे में एक चीज पढ़ी होगी कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब हमारी बॉडी बनी किससे है, स्ट्रक्चर कैसे बना है हमारी बॉडी का, सेल से। हमारी बॉडी का जितना भी फंक्शन है वो कहां पे चलता है, सेल्स के अंदर चलता है। क्योंकि बच्चों देखो, आपको लगता होगा सेल एक्चुअल में फंक्शन कैसे कर रहा है हमारे बॉडी का तो हार्ट फंक्शन कर रहा है, हमारे बॉडी के तो लंग्स फंक्शन कर रहे हैं। बट बच्चों लंग्स किससे बने हैं, लंग्स बने हैं टिश्यूज से। टिश्यू किससे बना है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। तो मतलब इनडायरेक्टली अगर आप एकदम छोटे लेवल पे देखो तो हर एक चीज आपकी बॉडी के अंदर सेल्स से बनी हुई है और आपके सेल्स ही फंक्शन कर रहे हैं और आपकी बॉडी बनी किसी सेल से। तो मैं कह सकता हूं सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एक सेल। अब सेल के अंदर कई अलग 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 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सेल दो प्रकार के आज हम लोग पढ़ेंगे। एक सेल होता है एनिमल सेल, जो कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स है, जैसे हम, आप, आपके बाजू में जो बिल्ला बैठा है वो, ठीक है, जो डॉग घूम रहा है, जो एलिफेंट है, जो टाइगर है, जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, उन एनिमल्स के पास जो सेल्स है उस सेल को हम लोग बोलते हैं एनिमल सेल। उसके अंदर कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। साथ ही हमारे अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लांट सेल। दो प्रकार के सेल होते हैं, एक एनिमल सेल जो एनिमल्स में प्रेजेंट है, एक प्लांट सेल जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है। बहुत आसान है याद करना। अब कुछ कुछ चीजें प्लांट्स में एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ कुछ चीजें एनिमल्स में एक्स्ट्रा होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज की, उनकी बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है और इसी कंपोनेंट ऑफ सेल को ही, ध्यान से सुनेंगे, इसी कंपोनेंट ऑफ सेल को ही मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली मुझे आपसे डिस्कस करना है बच्चों, दैट इज अवर सेल वॉल। सबसे पहला मुझे डिस्कस करना है आपके साथ सेल वॉल। अब सेल वॉल है क्या, देखो पहली बात तो ये है, आपको हमेशा याद रखना है पहली बात कि सेल वॉल ओनली एग्जिस्ट, और यू कैन से ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। ओके, जो आपका सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा, प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। आपको एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलेगा। आप अगर एग्जाम में ये लिख कर आओगे कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल्स, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज इट इज रॉन्ग। सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है बच्चों, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में आ गई। सेल वॉल बना किसका है, सेल वॉल बना है बच्चों सेल्यूलोज प्लस पिक्टिन का। अब ये बहुत ही हार्ड कवरिंग है,
ठीक है, इन दोनों से मिलकर आपका सेल वॉल बना हुआ है एंड सेल वॉल इज वेरी टफ कवरिंग। ये जितनी चीजें मैं लिखवा रहा हूं आपको मेरे साथ साथ अपनी बुक्स में लिखते जाने हैं, ठीक है, या फिर आप वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं साइड हट जाऊंगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप चीजों को लिखेंगे अपनी बुक में, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको मेमोराइज नहीं होंगी चीजें, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। सही है, तो आपको याद रखना है, एग्जाम तक याद रखना है कम से कम, तो चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा बच्चों आपका सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा। सेल वॉल किससे बना है, सेल्यूलोज का बना है और पिक्टिन का बना है। सही बात है। फिर मैं कह रहा हूं कि सेल वॉल इज अ नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, नहीं परमिएबल, फुल्ली परमिएबल और यू कैन से परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो पूरी तरीके से परमिएबल है, मतलब चाहे कोई भी बैक्टीरिया, चाहे कोई भी गैस, चाहे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आराम से सेल वॉल को क्रॉस कर सकता है। परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई दीवार है, ठीक है, अब अगर मैं दीवार के आर पार चला गया तो वो दीवार परमिएबल है मेरे लिए, ठीक है, दीवार क्या है, मेरे लिए परमिएबल है, वो मुझे अलाउ कर रही है कि भैया तू मेरे आर पार चले जा। वैसे मेरे यहाँ की दीवार तो नहीं जा सकता मैं, बिकॉज इट इज नॉन परमिएबल, ऐसा आप कह सकते हो। सही है, ठीक है। सो सेल वॉल इज अ फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपके सेल वॉल को क्रॉस कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी सेल वॉल के बारे में, ठीक है, सेल वॉल के बारे में इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हम लोग आज करेंगे। इसको मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, चलेगा। वीडियो पॉज करके, पॉज कर लिया, लिख लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा अगला टॉपिक है, अगला सेल ऑर्गेनेली है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो किसी किसी बुक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा होगा, किसी किसी बुक में सेल मेम्ब्रेन लिखा होगा। करने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक ही चीज की हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ सेल मेम्ब्रेन जो है, पहली बात किसमें प्रेजेंट होगी, सो इट इज प्रेजेंट बोथ, इट इज प्रेजेंट इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, एंड प्लांट्स, ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। बहुत अच्छी बात है। देखो प्लांट्स कितना खुशनसीब है, उसके पास सेल वॉल भी है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी है। हम उतने खुशनसीब नहीं है, सही है, हमारे पास सिर्फ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन बच्चों ध्यान से सुनेंगे, सेल के अंदर जो कंपोनेंट है और बाहर जो चीजें हैं उनको डिवाइड करके रखती है। सही है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक बाउंड्री बना दूं, एक बाउंड्री मैंने यहाँ पे बना दी, एक दीवार मैंने बना दी है, तो भैया ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। बाहर मान लो कुछ भी हो जाए, कोई गैस छूट जाए, कुछ भी हो जाए, बाहर झगड़े हो गए, गोलियां चल गई, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, पर मैं इस इतनी छोटी सी बाउंड्री के अंदर शायद प्रोटेक्टेड रहूंगा। मैं बाहर से कांटेक्ट कर सकता हूं, ना बाहर वाला अंदर कांटेक्ट कर सकता है। सो इट इज अ बाउंड्री फॉर मी। सेम वे, सेम तरीके से सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं ना बच्चों, उनके लिए एक बाउंड्री का काम करता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सही है बात है। सेल मेम्ब्रेन बना किसका है, सेल मेम्ब्रेन बना है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। ये थोड़ी बहुत बातें केमिस्ट्री की लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी आपको। तो फॉस्फोलिपिड, इसका मतलब क्या होता है, फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीजें हैं, एक है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एक एलिमेंट होता है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा केमिस्ट्री वाले टॉपिक में, ठीक है। सो फॉस्फोरस है इसके अंदर बच्चों, और इसके अंदर लिपिड है, सही है। सो ये दो लेयर है बच्चों, बहुत ही पतली सी लेयर होती है, पर एक्चुअली इट इज बायलेयर्ड। बायलेयर्ड मतलब ये दो लेयर की बनी हुई है, बायलेयर्ड मतलब ये दो लेयर की बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड के दो लेयर होते हैं। अब जरा आप इस डायग्राम में देखो, ठीक है, अगर आपको यहां से चीजें नहीं समझ में आई तो यहां डायग्राम में आ जाओ। सुनो, देखो आप एक ये लेयर देख रहे होंगे, दिस इज द येलो कलर वाली लेयर। ये जो ऊपर येलो कलर है ना बच्चों, ये येलो वाला कलर क्या है आपका, फॉस्फोरस, सही है। और अगर आप देखो तो इस येलो कलर के नीचे ब्लैक कलर के पैर दिख रहे होंगे। अगर आपको इस डायग्राम में क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलना, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर, लेट मी चेक,
पेज नंबर 68 पे आ जाना, ठीक है। तो वहां पे आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि ऊपर आपको येलो येलो कलर के कुछ स्पॉट दिख रहे हैं, गोले 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 दिख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट फॉस्फोरस, सही है। और उसके नीचे ना ब्लैक ब्लैक कलर के उस गोले गोले के पैर दिख रहे होंगे, जैसे पैर लगे उसके, ये पैर है बच्चों लिपिड, ये पैर क्या है, लिपिड। और इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड, इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड, सही बात है। तो ये आपकी फॉस्फोलिपिड की लेयर। अब आप देखो, ये फॉस्फोलिपिड की एक मेम्ब्रेन है और नीचे फॉस्फोलिपिड की दूसरी मेम्ब्रेन है, दिख रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे अलग यहां पे अलग डायरेक्शन, ठीक है। वो भी एक केस है, जब आप आगे स्टैंडर्ड में आओगे तो आप पढ़ोगे, अभी आपको इतना नहीं डिटेल में जाना है। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होती है, 2 लेयर क्यों होती है, 1 लेयर क्यों नहीं होती, या आप जब फ्यूचर स्टैंडर्ड में आओगे, अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट किया 11th-12th में, तो आप ये सब डिटेल में पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की आपको 2 लेयर देखने के लिए मिलेंगी, और इसी लेयर के बीच बीच में ना आपको कुछ प्रोटीन्स देखने के लिए मिलते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिपिड बायलेयर, एक लेयर ये, एक लेयर ये, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया। और इसी लेयर के बीच बीच में देयर आर सम प्रोटीन्स, देयर आर सम प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स का काम क्या है, सुनो सुनो एक बात सुनो, जो आपकी लिपिड सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल, जैसा मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल फुल्ली परमिएबल है, सब कुछ परमिएबल है भैया, लेकिन जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इट इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है बच्चों, सेमी परमिएबल मतलब जो ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ कुछ चीजों को अलाउ करती है अपने अंदर आने के लिए, पर सारी चीजों को अलाउ नहीं करती, आयंस को अलाउ नहीं करती, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, उसको अलाउ नहीं करेगी कि भाई तू मेरे बॉडी से पास हो जा। हाँ, वाटर जा सकता है, ऑक्सीजन जा सकता है, CO2 जा सकता है, पर डायरेक्टली आयंस नहीं जा सकते, सही है, आयंस नहीं जा सकते। ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल। सेमी मतलब थोड़ा, सेमी का मतलब क्या होता है, थोड़ा। तो जो कुछ कुछ चीजों को अलाउ करेगी पर सारी चीजें अलाउ नहीं है भाई। जैसे देखो हमारे घर में, अब हमारे घर में जो हमारे घर वाले हैं वो अलाउ है, वो आ सकते, पर क्या रोड पे चलता कोई भी बंदा आपके घर पे आ सकता है क्या, अंदर घुस सकता है क्या, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। तो इसी तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन भी क्या कहती है कि भाई जो जो मेरे रिश्तेदार हैं, जिनको जिनको मैं जानती हूं, ठीक है, वो मेरे अंदर से क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोग मेरे अंदर से क्रॉस नहीं हो सकते। अब अगर ऐसा हुआ तो आयंस अंदर नहीं आ पाएंगे, बड़े सारे आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं, सोडियम इंपॉर्टेंट होता है, पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है, बड़े सारे आयंस अंदर नहीं आ पाएंगे सेल के, तो दिक्कत हो जाएगी ना सेल के लिए। तो उसी के लिए बच्चों यहां पर कुछ प्रोटीन्स लगे रहते हैं। अब बड़े सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन है, तो ये बड़े सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन है, ठीक है। जैसे यहां पे मान लो कुछ प्रोटीन्स होंगे जो सोडियम को अंदर लेकर आएंगे, ये रास्ते हैं, दिस इज नथिंग बट अ रूट और यू कैन से पैसेज। कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां से आप ऐसी चीजों को अंदर लेकर आ सकते हो जो सेमी परमिएबल अलाउ नहीं करता, सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करता। तो ऐसी मेम्ब्रेन को अंदर लाने के लिए यहां पे सम प्रोटीन्स आर। बात समझ में आ गई? वीडियो पॉज करेंगे और इस चीज को आप नोट डाउन करेंगे फटाक से, फिर बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। सही बात है। अब देखो सेल जो है ना वो फंक्शन करने के लिए बड़े सारे एनर्जीज यूज करता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो आप वहां पे पढ़ोगे, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ एटीपी को कंज्यूम करता है, बड़े सारे ऐसे रिएक्शंस चलते हैं बॉडी के अंदर जो इन एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कुछ एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते, तो उनकी बातें बच्चों अभी हम करेंगे, ठीक है। आ जाओ। प्रोसेस विच यूज एनर्जी। 2 प्रकार के प्रोसेस है बच्चों हमारे पास। एक है एंडोसाइटोसिस और एक है एक्सोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लो आपने अपने सेल के अंदर कुछ लिया, ठीक है, कोई चीज बाहर से अंदर आई, बाहर से अंदर आई, तो उसमें कुछ एनर्जी लगेगी। दैट एनर्जी और दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। अब देखो याद रखना आसान है, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, एंडो का मतलब क्या होता है अंदर। तो जो चीज अंदर आ रही है उसमें लगने वाली एनर्जी एंडोसाइटोसिस। जो चीज बाहर जा रही है, जैसे मान लो आपकी बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, आपके सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, अब आपकी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी। तो बाहर निकालने में जो प्रोसेस बाहर निकल रही है उसमें जो एनर्जी खर्च हो रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, बाहर निकल जाओ भाई,
तो बाहर निकलने में जो एनर्जी खर्च हो रही है दैट इज एक्सोसाइटोसिस, और अंदर आने में जो एनर्जी खर्च हो रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। सही है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप चलता है सेल के अंदर, सोडियम पोटेशियम पंप एक प्रोटीन होता है, अब वो सोडियम को अंदर लेता है, पोटेशियम को बाहर फेंकता है, कभी पोटेशियम को अंदर लेता है, सोडियम को बाहर फेंकता है, और उसमें एनर्जी खर्च होती है। ये सब हम लोगों से एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है प्रोसेस विच डज नॉट कंज्यूम एनर्जी। ऐसे प्रोसेसेस जो एनर्जी कंज्यूम नहीं करते। सबसे पहला प्रोसेस है आपका डिफ्यूजन। सबसे पहला प्रोसेस है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है समझो बच्चों। जैसे मान लो आपने इस साइड, मतलब जैसे मान लो ये एक कमरा है, ठीक है, अब इस कमरे में आपने क्या किया, यहां पे एक परफ्यूम छिड़क दिया, कोई भी, मान लो फॉग है, कोई भी फॉग चल रहा है, यहां पे आपने एक परफ्यूम छिड़क दिया। अब कुछ समय बाद क्या होगा, वो परफ्यूम यहां से पूरे कमरे में फैल जाएगा। सही बात है ना। वहां पे जो बंदा खड़ा होगा, मान लो यहां पे कोई बंदा खड़ा है, तो उसको भी थोड़े टाइम बाद वो स्मेल आएगी। क्यों, पहले पहले परफ्यूम यहां पर ज्यादा था, पर ये परफ्यूम धीरे धीरे फैलने लगा। मतलब यहां पर परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में परफ्यूम यहां प्रेजेंट है, और वो धीरे धीरे बाहर बाजू बाजू में जगह जाने लगा। तो मतलब कोई चीज अगर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रही है, उसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब हाइयर लेवल से लोअर लेवल। जैसे मान लो आपके पास इतना बड़ा पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी है, अब मान लो आपने उस पानी को उल्टा रख दिया, तो क्या पानी एक ही जगह पे रहेगा? नहीं, वो फ्लो होगा। जिस साइड में पानी नहीं होगा उस साइड में वो जाने लगेगा। मतलब हाइयर लेवल से लोअर लेवल जाएगा। जैसे डैम होता है ना, डैम में पानी भरते, डैम छोड़ देते तो पानी गिरने लगता है, तो वो हाइयर लेवल से लोअर लेवल जाता है। इसी चीज को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। मतलब अगर कोई चीज हाइयर, एक सेकेंड, हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रही है तो इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी। सही बात है ना। अगर मान लो आपने पानी को यहां से छोड़ दिया तो पानी तो नीचे ही आएगा, क्या आपको एनर्जी लगानी पड़ी? नहीं, पानी से कितने भी ऊपर छोड़ो पानी हमेशा नीचे आएगा, अपने आप आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एक और प्रोसेस है बच्चों, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मतलब क्या? ऑस्मोसिस भी बच्चों डिफ्यूजन ही है, पर इस डिफ्यूजन के बीच में मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। जैसे मान लो यहां पे मैंने एक टैंक रख दिया, सपोज दैट आई हैव अ टैंक, और इस टैंक के बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी, जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल। मतलब ये कुछ कुछ सिलेक्टेड चीजों को पास होने देती है। और सपोज दैट मैंने यहां पर पानी भर दिया, एकदम फुल पानी भर दिया, फुल फुल फुल, और यहां पर पानी है ही नहीं, तो भैया पानी यहां से इस तरफ जाएगा, पानी जो है वो इस तरफ से इस तरफ जाएगा, क्योंकि यहां पर पानी है ही नहीं। और मान लो इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी है, मान लो इसके अंदर कुछ सॉल्ट भी है, सपोज दैट कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो वो बैक्टीरिया सॉल्ट नहीं जाएगा इस तरफ, पर सिर्फ आपका पानी क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूसली इस तरफ जाने लगेगा, और यहाँ पे पानी फ्लो होने लगेगा। और ये कब तक जाएगा? जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। तो अगर आप डिफ्यूजन कर रहे हो, दिस इज नथिंग बट डिफ्यूजन ना, आप हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रहे हो। तो जब आप डिफ्यूजन कर रहे हो विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ में, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस कह देते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ऑस्मोसिस 3 प्रकार की प्रोसेस हो सकती है। देखो आ जाओ, ऑस्मोसिस में आप 3 चीजें पढ़ सकते हो, 3 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। एक हो सकता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक हो सकता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक हो सकता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अब इसका मतलब क्या है, सुनो। सपोज दैट यहां पे मैंने रख दिया है एक पानी का टैंक, पानी भरा है, पानी 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 भरा है, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर मैंने रख दिया एक सेल, सपोज दैट। अब जितना पानी बाहर है, सपोज दैट जितना कॉन्सेंट्रेशन पानी बाहर है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन पानी अंदर है। तो पानी जितना बाहर जा रहा है बच्चों, उतना ही पानी अंदर आएगा। मतलब ये ना फूलेगा ना कम होगा,
ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब जितनी कॉन्सेंट्रेशन अंदर है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन बाहर है, जिसके वजह से पानी आपका जितना अंदर बाहर जा रहा है उतना ही पानी वापस अंदर आ जा रहा है, मतलब आपका सेल चेंज नहीं हो रहा है, सेल का शेप स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा। वहीं दूसरी कंडीशन है मेरे पास, सपोज दैट यहां पे ऐसी बड़ी सी कंडीशन है, ठीक है। मान लो बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर ऐसे बड़ा सा सेल है, अंदर बड़ा सा सेल है, ठीक है, अंदर ऐसे मोटा सा सेल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी भरा है, बहुत ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन में। बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर के पानी कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसके अंदर मान लो सॉल्ट मिला हुआ है, अंदर एकदम ज्यादा पानी है, तो क्या होगा, पानी अंदर से बाहर फ्लो होगा। और सेल के बाजू बाजू में देखो ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, अभी मैंने आपको सिखाया। तो मतलब अंदर का पानी बाहर जाने लगेगा, अंदर का पानी कम हो जाएगा, बाहर का पानी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, बड़ा इजी है। और लास्ट, सपोज दैट अंदर आप बाहर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर ना ऐसा पिचका हुआ सेल है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा सेल है, देखो दूसरे कलर से बना दो, ऐसा मान लो एकदम पिचका हुआ सेल है, इसके अंदर पानी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा बच्चों बताओ इस कंडीशन में, व्हाट विल हैपन है बच्चों, क्या होगा, अंदर पानी नहीं है, बाहर पानी है, तो बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव करने लगेगा, बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव करने लगेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, चलेगा, सही है। सो आई होप आपको सेल वॉल क्या होता है समझ में आ गया, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है समझ में आ गया। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सही है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, आई होप आपको इन चीजों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब ऐसे ही और भी कई सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी बातें बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर, आराम से स्वीट स्वीट प्यारे प्यारे लेक्चर हम लोग बनाएंगे और हर एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आप नए हो तो, ठीक है। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।